खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा में सनातन की बताई महिमा, पर्चों से बताई मन की बात और प्रेत बाधा भगाने को लगाया दरबार। वहीं लोहिया का तिवारा क्षेत्र में जमावड़े से लगा जाम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन से कांग्रेस भी हुई सनातनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फूलबाग आवास पर किया भव्य स्वागत। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं चढ़ी परवान, जागरूक वर्ग ने दी प्रतिक्रियाएं। और बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बड़ौद निवासी सैनिक भी हुआ लापता। सिक्किम में हुई थी घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोहिया का तिवारा पर आयोजित हनुमंत कथा के दौरान सनातन धर्म की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि किसी मजहब को नीचा मत दिखाओ, बल्कि सनातन को ऊंचा उठाओ। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर की भूमि पावन है। साथ ही जानकारी दी कि अन्य जगहों पर कथा के कारण वह अलवर में 3 दिन के बजाय 2 दिन ही कथा कर पा रहे हैं। उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार में पर्चों के जरिए अनेक लोगों के मन की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि राम नाम के जाप और चिमटे की मार से प्रेत बाधा भी दूर की जा रही है। पर्चा दरबार कथा को बहाना है, असलियत में भारत के हिंदुओं को जगाना है। इसलिए मेरे पागलों, चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा एक बात बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? ना बटे, कौन कौन चाहता है कि सनातन का प्रचार हो? झूठ में के सच में? पर्चा के चक्कर में क्या हकीकत में? पक्का? उधर इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम रहे। वहीं शनिवार को 2 दिवसीय कथा संपन्न हो गई। उधर अलवर में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथा स्थल मार्ग पर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा। गौरतलब है कि अलवर पुलिस द्वारा यातायात के दबाव को देखते हुए पूर्व में ही रूट डायवर्जन किया गया था। इसके बावजूद हजारों की संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे। बागेश्वर बाबा के ये जाम लगा पड़ा है, कितनी देर से लगा हुआ है? क्या 15-20 मिनट से लग रहा है। कहाँ जा रही है गाड़ी? सभी बागेश्वर बाबा के यहाँ जा रहे हैं। परेशानी भी हो रही है? हाँ, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। बक्कल की चौकी से और लोहिया के तिवारा तक कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का जाम लग रहा है और काफी समस्या हो रही है। बाइक वालों को, पब्लिक को भी ज्यादा परेशानी हो रही है। और हम जैसे लग रहा है ये जाम, ये बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से लग रहा है। जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कब से लग रहा है जाम? ये सर कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए इसको जो, और अभी तक कोई इसका जो संशोधन नहीं हो रहा। ट्रैफिक वाले प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी ये जो। उधर पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार की तुलना में शनिवार को ज्यादा भीड़ रही। वहीं यातायात सुचारू रखने के लिए कई स्थानों से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा जो चल रही है उसको लेकर काफी भीड़ भाड़ है। कल की तुलना में काफी आज भीड़ है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और डाइवर्जन करा के ट्रैफिक को ठीक करवाया जा रहा है। यातायात को टेलको से करवाया जा रहा है, हनुमान सेक्टर से करवाया जा रहा है, भगोर से करवाया जा रहा है, उधर आपके नगर तिराया से करवाया जा रहा है, शीतल से करवाया जा रहा है। जो शहर से अंदर आने वाले रास्ते हैं उसे डाइवर्ट कराया जा रहा है और पार्किंग स्थल तक उनको लाया जा रहा है और अभी ठीक व्यवस्था बनी हुई है। और वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलवर आगमन पर कांग्रेसी नेताओं की हाजिरी को लेकर चर्चा बनी हुई है। भाजपाई चुटकी ले रहे हैं कि कांग्रेसी भी सनातनी हो गए। गौरतलब है कि पंडित शास्त्री
सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस वाले गठबंधन में शामिल तमिलनाडु सीएम के पुत्र ने हाल ही में सनातन की तुलना कोरोना से की थी। ऐसे में जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह ने जब पंडित शास्त्री के कथा स्थल पहुंचने के साथ ही उन्हें अपने निवास फूलबाग आमंत्रित किया तो चर्चा चल निकली कि कांग्रेस अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। फूलबाग में बंद कमरे में कुछ चर्चा भी हुई। वहीं यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह भी कहते नजर आए कि अब फूलबाग हमारा हुआ। इस मुलाकात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो किसी ने इसे आगामी चुनाव की दृष्टि से देखा। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से भी बातचीत की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अलवर राजघराने से जुड़े जितेंद्र सिंह के आवास पर आने का निमंत्रण स्वीकारने वाले पंडित शास्त्री ने कहा कि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य चंद्रमा किसी के नहीं बल्कि सभी के होते हैं। वहीं धर्म परिवर्तन के मुख्य मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन मूर्खता है और ऐसे लोगों की हिंदू धर्म में वापसी होनी चाहिए। क्योंकि यही लेने वाले हैं, हमको बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, यही हमको अलवर लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा लगा और सबको मंगल आशीर्वाद। और आज से अब ये दाऊ साहब आपका खिलानी आज से ये हमारा हो गया है। हनुमान की धरती है। हाँ, ये तो कण में यहाँ हनुमान जी। बोलो बागेश्वर सरकार की, बोलो बागेश्वर महाराज की, बोलो बजरंगबली महाराज की। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये हनुमान जी के लिए कहा गया है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। साधारण इंसान है हम, ना भगवान है ना हम महात्मा है, साधारण जीव है, जैसे भी है अपने बालाजी के हैं। हमारा तो कहूँ से नाता नहीं है भैया, सब जान के तुम्हारी नजर है ऐसी बेटा नहीं। हमारा किसी जो लोग सभी पार्टियों के चेला हैं, थे और रहेंगे। साधु किसी का नहीं होता, चंद्रमा किसी का नहीं है, सबका है सूर्य। और अब बात चुनावी चर्चा की। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आम जन के साथ ही राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों में चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं जारी हैं। किसका पलड़ा भारी है या फिर कौन से मुद्दे प्रमुख रहेंगे, इस पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेसी नेता बख्शानंद भारती ने बताया कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा और निर्धारित श्रेणी में 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं से लोग खुश हैं। ऐसे में सरकार रिपीट होने की संभावना है। हमारे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बहुत अच्छी योजनाएं लेके आए हैं जो जन कल्याणकारी है, कोई भेदभाव नहीं है। आज शिक्षा के अधिकार में अनुप्रति शिक्षा योजना, जिसमें गरीब बच्चे आराम से उच्च शिक्षा पा सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता, बहुत है जनता के लिए। जनता खुश है इस बात से। और अगर कोई दुर्घटना होती है उसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो चौथी बार भी आएगी और बीजेपी के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी कहती बदलाव की बात आएगी तो करे केंद्र में बदलाव की, यही नारा लेकर चलेंगे आप। करो मध्य प्रदेश में ये नारा कि ठीक है एक बार बदलाव। राजस्थान में क्यों? राजस्थान में ऐसी कोई कमी नहीं है, जनता खुश है, यहाँ बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजना है। उधर भाजपा समर्थक दिलीप कुमार जैन के अनुसार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो कार्य किए हैं उसके बल पर आमजन भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणाओं की भरमार का कोई लाभ नहीं होने वाला। राजस्थान के अंदर इस बार बहुमत से सरकार बनाएगी और कांग्रेस सरकार ने जितने भी ये जो बंदरबाट मचा रखी है, बांटने का खेल बटा रखा है, ये एक तरह से इसको करप्शन ही बोल सकते हैं। इसको जो बचा रखा है इसके तहत कभी भी कांग्रेस सरकार ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर उनके जो खास लोग हैं उनको ही सब कुछ मिल रहा होगा। मुझे नहीं पता इस बात के बारे में, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि ये सब खोखले दावे हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं मिल रहा, जनता को कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा। बीजेपी की करीबन 160 के करीब सीटें जो है राजस्थान में आएंगी और दुनिया भर की जो सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं उनके द्वारा, वो सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो जनता को सीधा जो है लाभ पहुँचा रही हैं। इसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्य है उसके आधार पर राजस्थान सरकार जो है फिर पुनः सरकार राजस्थान में बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस से जुड़े नवीन कुमार शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी योजनाएं आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी। दूसरी ओर भाजपा द्वारा काला धन वापस लाने एवं नौकरियां देने जैसी बातें खोखली निकली।
वहीं भाजपा ने वसुंधरा राजे का चेहरा भी सामने लाना उचित नहीं समझा और इससे लगता है कि यह पार्टी घबराई हुई है। गहलोत साहब ने जमीनी स्तर पे जो वर्क किया है, 2002 के अंदर ओपीएस बंद किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। पहला ऐसा राज्य है जो ओपीएस लागू कर रहा है, वो भी गहलोत साहब का स्टेट है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, चिरंजीवी योजनाएं, हेल्थ से लेकर आप देखो पशुधन योजना, मेडिकल की सुविधा ले, आज तक इस देश में या पूरे वर्ल्ड में 25 लाख का कहीं बीमा है। आज लोग बीमा, पर आज दुर्भाग्य ये है लोगों की जो सोच है, माँ पेंशन उठा रही है, बाप चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहा है, पर बेटा चौराहे पे खड़ा होकर बोलता है कि राजस्थान नहीं सहेगा। तो ये सब क्या है, पैसे में बिकने वाले लोग हैं। हकीकत और जमीनी स्तर पर कांग्रेस स्ट्रांग है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी 23 में, और केंद्र में भी राहुल गांधी जी होंगे। जो देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री यदि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू ना कर सके, सुरक्षा लागू ना कर सके, तो उसको पद पे बने रहने का कोई दायित्व नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार। कुल मिलाकर चुनाव समीप आने के साथ ही संबंधित चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सिक्किम में हाल ही में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, वहीं काफी लोग लापता हो गए। इसमें सेना के 23 जवान भी शामिल हैं। इन जवानों में एक बहरोड के गांव बड़ौद का निवासी भवानी सिंह भी है जो अभी तक लापता है। ऐसे में परिजन दिन रात उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। भवानी सिंह के परिजनों ने बताया कि वह करीब 1.5 महीने पहले ही छुट्टी मनाकर सिक्किम लौटा था। जवान के पिता नरेश सिंह ड्राइवर हैं, जबकि मां नीलम और पत्नी अर्चना गृहिणी हैं। उनके करीब 6 साल का बेटा चिराग है। भवानी सिंह ने वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था। अरावली विहार क्षेत्र अंतर्गत सुंदरनाथ की बावड़ी पर घर लौट रहे युवक के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की, साथ ही उसके वेतन के 10,000 रुपए और चांदी का कड़ा सहित अन्य सामान छीन लिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर पीड़ित की मां गायत्री देवी ने बताया कि उनका पुत्र मनीष लखंडावाला कुआं स्थित मेडिकल शॉप पर सेल्समैन का कार्य करता है। वह अपनी सैलरी लेकर घर आ रहा था। मार्ग में सुंदरनाथ की बगीचे स्थित चाय की दुकान पर बैठे कुछ युवकों ने मारपीट कर वेतन की राशि छीन ली। मारपीट में मनीष की आंख बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका ऑपरेशन किया जाएगा। दुकान से आया था रात को 9 बजे, 4-5 लड़कों ने इसे घेर लिया, इसको बहुत तेज मारा पीटा है और इसकी सैलरी वगैरह जो लीड वगैरह है वो सारी खोस ली। कम से कम 10 जने थे और वो चाय वाले की दुकान पे बैठते, पीते, खाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। वही कॉलेज के लड़के हैं। कहाँ की घटना है? सुंदरनाथ बावड़ी मालनगर। हाँ, ये कहाँ पे काम करते हैं? ये करते हैं यहाँ पर लखंडे वाले पर सुभाष मेडिकल दुकान काम करते हैं। हाँ। क्या नाम है भाई का? मनीष सिंह। कितने रुपए लूटे इनसे? 10,000 रुपए थे और इसकी एक लीड थी और चांदी का कड़ा 250 ग्राम। चोट आई इनके? क्योंकि आँख में ज्यादा चोट है, ऑपरेशन की बोल दिया डॉक्टर ने। उधार की रकम वापस मांगने पर हमला कर युवक को घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का इलाज अलवर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक अनिल के भाई विजेंद्र ने बताया कि 1.5 साल पहले उसके पिता ने हाकिम को 15,000 रुपए उधार दिए थे। गत रात्रि चिकानी एक होटल पर जब हाकिम और अनिल की मुलाकात हुई तो उसने उधार की रकम वापस करने की याद दिलाई। इस पर हाकिम और उसके साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अनिल के परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहाँ पर पहले से एक वो था हाकिम, वहाँ पर वो खड़ा था, पापा के पैसे मांगे थे, पापा मैं पैसे मांगते थे उससे, तो मैंने उनसे बोला वैसा वो पैसे नहीं पहुँचाए अब तक आपने, तो उसने बोला भाई कोई पैसे नहीं मांगता मुझसे। तो मैंने पापा से बात कराई, उससे पापा से बात नहीं की, भाई से फोन किया, उससे भाई से बात नहीं की। फिर हम वहाँ पर बैठ गए, मुझे पता नहीं उसका किससे झगड़ा नहीं होगा। हम तो वहाँ पर बैठे थे, उसने मेरे किसी पता नहीं किस चीज़ की मारी, मेरे को वहीं पर चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद कितने पैसे मांगते हो? 15,000। कितने लोग थे वो? 3-4 दिन। क्या क्या नाम उनके? एक का ही जानता हूँ, वो तो वैसे करने की। कौन सी जगह घटना है ये? चिकानी होटल की है। मेरा भाई अनिल भिंगानी होटल पे गया था और
हाकम सन ऑफ रुद्दार भी वहाँ मौजूद था गाड़ी होटल पर। तो पापा ने उसको पैसे दे रखे थे 15,000 रुपये। तो भाई ने उससे मांगे, भाई हमारे जो उधार पैसे दे रखे हैं उनको वापस कर दो। तो वो मना करने लगा है कि मेरे कोई पैसे नहीं है। तो उसने फिर गाड़ी गलौज की, भाई चाहतापाई करे। तो होटल वालों ने, हाकम ने इन पर हमला पता नहीं रोड से किया है या लाठी डंडों से किया है। पैसे लगभग हो गए 1-1.5 साल हो गए उधार पैसे मांगने पर हमने। हाँ, उधार पैसे मांगने पर। उधर अलवर के झाकड़ा गांव में बच्चे को लेकर विवाद के बाद पड़ोसियों ने दंपति को घायल कर दिया। मारपीट में महावीर और उसकी पत्नी जख्मी हो गए। पीड़ित महावीर ने बताया कि उनका 12 वर्षीय पुत्र पानी भरने जा रहा था कि कुछ दूरी पर रहने वाले पड़ोसियों ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते बालक जख्मी हो गया। जब वह उल्हाना देने गया तो विवाद हो गया। इसके बाद पड़ोसी और उसके परिजन महावीर के घर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। घटना को लेकर थाने में शिकायत दी गई है। महावीर का अलवर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी पत्नी रेणु को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सर मैं काम पे से आया था 1:30 बजे, फिर उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई थी। उस दिन मेरी मिसेज थी घर पे, वो बर्तन से धो रही थी। वो बोल रही थी मेरे से खाना खा लो। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरे पेट में गड़बड़ी सी हो रही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी मैं जंगल होके आता हूँ, मैं फ्रेश होकर थोड़ा सा तब खाऊंगा। तो सर पहले तो मिसेज को खींच के माल अंदर से, फिर उसको बाहर पीट पाट करिए, उसके कपड़े वपड़े फाड़े हैं। कोई सामान वामान भी उसके पास था चांदी सोने का, वो भी लिया है उन्होंने। उसके बाद हम फिर उससे पूछी खाएं, वो बता, उसको बता, महावीर को बता। फिर उनने बोल दी कि वो जंगल गया पहाड़े में, तो उनको पता नहीं था कि मान लीजिए इसको मारेंगे। तो वो आकर सर मैं बाहर निकला था ना जंगल में से, उस लैट्रिन में से, तब उन्होंने तो मान लो 7 जने थे, 7 ने मेरे को बहुत भयंकर मारा है। सर में लगी चोट, पैर फ्रैक्चर है 3 जगह से। की घटना ये झांकड़े गांव की घटना है। इसमें सर 2 तो उसके लड़के थे, एक उसका पापा था और एक उसकी क्या नाम थे? बड़ी अम्मा थी। नाम क्या थे? नाम तो सर मैं तो उसका बाप का नाम जानता हूँ, मेरे कोई लेना देना नहीं था उनसे। क्या नाम है? उसका नाम था लाला राम। मेरा बच्चा था सर, जो क्या है कि मान लो 3-4 दिन रोज पहले वो पानी लेने जा रहा था साइकिल का कैन लटका के, तो उसको धड़सड़ दे के गिर गया और फिर उसको उठाकर भी नहीं गया। फिर 2 लोगों ने बोला था उनसे, अगर यार इसको कम से कम उठा के तो तू जा। फिर उसने बोला था अब मेरे को क्या मतलब है इससे उठाने का, क्या मतलब मेरे को। फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी टेम्पो के पास में गया था, कुछ मैं जा रहा था किसी बाबा के पास में, तो फिर मैं आया तब मैंने देखा मेरे बच्चे को, उसके होंठ कट गए, जीभ कट गई, नाक में हो गए खून आ गए उसके, तो पूरा लथपथ था खून में। तब फिर वो आया था पानी लेके, फिर मैंने आने दे उसको, मैं बात करूँगा उससे। मैंने कहा तेरे को शर्म आनी चाहिए यार, तू कम से कम, ये तो भगवान का रूप है बच्चा। तो मैंने कहा यार तू पानी लेने 2 मिनट और लेट हो जाता, लेकिन बच्चे को खड़ा करके साइड में कम से कम इसको सही तो करके जाता तू यार। पढ़ाई छोड़ गया। जो हमारे भाई बंधे हैं उनके लड़के थे 2, उन्होंने उठा के उसको खड़ा किया था जो बोल रहा था। फिर मैंने उसके 2 लपड़ मार दिए थे सर उस लड़के के। फिर 2 लपड़ मारने के बाद में फिर वो पूरे घर ही आए हैं 6-7 लोग। बच्चे पे पानी लगे, उसके बाद विवाद हुआ पूरा ये? नहीं, उसके बाद में तो 3-4 दिन रोज तो मान लो उन्होंने गैप दे दिया। उसके बाद ही विवाद हुआ? हाँ, उसके बाद में हुआ है। तो ये पड़ोसी है या घर वाले ही है? घर वाले भी नहीं है और पड़ोसी भी नहीं है, तो दूर रहते हैं, कम से कम 7-8 घर लास्ट में रहते हैं। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। गाय वाला मोहल्ला में PWD स्टोर के पीछे एक घर में चोरी हो गई। जिस कमरे में दंपत्ति सोए हुए थे उसी में घुसकर चोर सोने के जेवर, मोबाइल और नकदी ले गए। सुबह जब दंपत्ति उठे तो उन्हें चोरी का पता लगा। रिटायर्ड अध्यापिका संध्या भारद्वाज के अनुसार बिना शोर शराबे के चोर कमरे में घुसे और अलमारी खोलकर हाथ साफ कर दिया। करीब 3 लाख कीमत के जेवर और 40,000 के 2 मोबाइल सहित पर्स में रखे लगभग 5,000 रुपए पार हुए हैं। रात को 1 से 4 के बीच चोरी हुई है। 1:45 बजे तो मैं सोई हूँ, उसके बाद ही हुई है। बीच में उठी भी हूँ एक बार, लेकिन ये क्या अंदाजा था कि कोई कुछ देखा नहीं, उठ के पानी वानी पी के वापस सो गई मैं। और जैसे मैं 4:15 बजे उठी हूँ, उठ के मैंने गेट खोला गाय को रोटी देने के लिए, तो देखा मैंने गेट के वहाँ पर बाहर जो जगह है वहाँ पर मेरा पर्स और उसमें जो ATM वगैरह है सब फैले पड़े हैं, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है सब फैले पड़े हैं। मैंने उनको समेटा, देखा ATM वगैरह तो सब थे उसके अंदर, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो निकाल ले गए वो, और पर्स को वहीं छोड़ गए। ज्वेलरी कितनी है, पैसा कितना है? पैसा तो अभी इतना हुआ 5-6 हज़ार ही होगा लगभग, कैश तो इतना ही था। ज्वेलरी होगी 6-7 तोले होगी ज्वेलरी। कितने का माल होगा करीब? अब ये 6-7 तोले क्या रेट है आजकल, लगा लो उस हिसाब से। क्या 3 लाख रुपए हो गए? 4 लाख 6 तोले का 3 लाख हो गए। हाँ, 20-20 हज़ार के फोन थे हमारे। ज्वेलरी में क्या क्या था?
एक तो नेकलेस था, 2 जोड़ी कानों के झुमके थे, 2 जोड़ी, 2 अंगूठियां थी। नहीं, इन्हीं कमरों में सो रहे थे हम। हाँ, उन्हीं में, उसमें बेटी सो रही थी, इसमें जिस कमरे में चोरी हुई उसी में सो रहे थे, बस एक इसमें कोई नहीं था। पता नहीं लगा आपको? पता नहीं लगा अब, क्योंकि वो ऐसा सामान था ना कि कोई उसको खड़का तो करना नहीं पड़ा। चुपके से उठाया, मोबाइल उठाया, वो डिब्बा बस खोला, अलमारी की कोई आवाज नहीं आती खोलने की। खेड़ली थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ली रेल में एक विवाहिता को युवक ने अश्लील वीडियो भेजे। जब दंपति ने विरोध किया तो आरोपी युवक के परिजनों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार एक विवाहिता को गांव का ही एक युवक अश्लील संदेश भेजता था। इसका विरोध किया तो उसके परिजनों ने दोनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दंपति को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। झगड़ा साहब हमने किया कि जो वीडियो पे भेजता था वो ओम प्रकाश, जो वो वीडियो पे गंदी बातें और वो घरवाली वाली पे भेजता था, उसको मना किया था मैंने कि ये मत डाल भाई, लेकिन मना करने पे भी नहीं मान रहा था वो। फिर एक दिन उसके घरवाली से बोला कि भाई तेरे आदमी को समझा ले और ऐसे नहीं डाले, लेकिन उसकी घरवाली ने फ़ोन करके जाने उसने और उस फौजी के बाप ने, दोनों ने, और गांव से गहलावते से बाप और दोनों बेटे भाई थे उसके, वो आके और घर पे ही, मेरे घर पे सामने बैठे थे, हम घर पे ही बैठे थे अपने पे। आते ही मोटरसाइकिल से आए, उतरते ही हमन में लाठी चार्ज कर दिया, मेरे में कर दिया। फिर ये बचाने गई तो इसके हाथ तोड़ दिया साहब, हाथ में दिया, इधर दिया पैर में। तो वो तो साहब, हाँ वो तो शादीशुदा फौजी है जो, तो हाँ शादीशुदा है सर, वो फौजी है साहब, सी है बस, उसमें नौकरी ड्यूटी है साहब उसकी, वो वहीं से करता है। उससे मना करने पे भी नहीं माना, वो बार बार करता रहता है। मामला दर्ज कराने सर गए थे हम, लेकिन थाने गए थे जो वहाँ पे मना कर दिया कि तुम ऐसा करो, पहले इलाज करा लो, उसके बाद में केस कर देना आप, जो करना है मामला जो वहाँ से खेली से रेफर यहाँ कर दिया हम तो साहब। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू राजगढ़ के श्री गोविंद देव जी महाराज मंदिर में रविवार से 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा करेंगे। वे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के कृपा पात्र हैं। संगीतमय कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक रखा गया है। साथ ही रविवार सुबह 9:15 बजे श्री गोविंद देव जी महाराज के मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ कार्यक्रम कल सबसे पहले 9:15 बजे कलश यात्रा निकलेगी गोविंद देव जी मंदिर से, और इसके बाद फिर 12:15 से दोपहर 12:15 से संगीत में श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी और 4:15 बजे शाम समाप्त हो जाएगी। अलवर बार एसोसिएशन की ओर से 48 दिनों से धरना जारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि मंत्री टीकाराम जूली ने धरना स्थल पर पहुंचकर 2 दिन में मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिवक्ताओं की मुख्य मांग मिनी सचिवालय में चैम्बर बनाने की है। जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस स्थिति पर रोष जाहिर किया। साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी। उस दिन मैं खुद भी मौजूद था मंत्री जी के साथ। उन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द इसको चैम्बर्स की जो मांग थी उसको मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी तक जब क्योंकि आचार संहिता आने वाली है, शायद मंडे में आचार संहिता लग जाएगी, अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं किया है मंत्री जी ने। ये बड़ा दुर्भाग्य है और अलवर बाहर के लोग लगभग 48 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, जो एक जायज़ मांग है। और उसके लिए बाकायदा जो नया प्रस्तावित जुडिशल कॉम्प्लेक्स था उसमें सभी ने देखा था कि उसके अंदर बाकायदा 500 चैम्बर्स के लिए व्यवस्था की हुई थी, लेकिन वो किसने बदला वो नक्शा, ये एक जांच का विषय है। उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसकी जांच हो और ये पता लगे कि कौन दोषी है जिसने इसको प्लान को बदला। और ये चैम्बर्स तो एक अनिवार्य चीज़ है। जो 4 लेन है उसके बाहर की तरफ वो चैम्बर्स अलॉट किए हैं, उसमें हज़ारों लोग इधर उधर जाएंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, सचिवालय में, और दुर्घटना की पूरी संभावना है वह। तो मेरे हिसाब से वो मांग पूरी होनी चाहिए। जहाँ मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्धारित थे उस जगह हमारे को चैम्बर नहीं दिए जा रहे, नहीं चिन्हित किए जा रहे, बल्कि हमें एक डेयरी की ज़मीन का प्रोजेक्ट बना करके और उसे आगे भेज दिया गया, जो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। ये चाहते ही नहीं कि वकील समुदाय, आम जनता या लिटिगेंट वहाँ जा कर के बैठें और न्याय प्राप्त हो। और आगामी विधानसभा चुनाव में हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। 11 के 11 विधानसभा में वकील समुदाय निकलेगा और इनकी कथनी और करनी में अंतर है वो पब्लिक को बताएंगे और इनको 11 के 11 विधानसभा में हराने का काम करेंगे। राजर्षि अभय समाज द्वारा रामलीला का विधिवत शुभारंभ 12 अक्टूबर से किया जाएगा। अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि अभय समाज के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन एवं महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में रामलीला होगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी कलाकार कड़ी मेहनत से रिहर्सल कर रहे हैं। साथ ही स्टेज को सजाने संवारने का कार्य मंच निर्देशक नवीन चतुर्वेदी की देखरेख में कुशल कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश गुप्ता एवं आचार्य राजेंद्र पंडित की देखरेख में प्रेक्षागृह की भी तैयारी चल रही है। वहीं संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता एवं मुकेश सैनी और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुति को संगीत से संवारा जाएगा। इसके अलावा व्यासपीठ से रामायण की चौपाइयां महेश चंद्र शर्मा के जरिए श्रद्धालुओं को सुनने को मिलेंगी। इस वर्ष भी दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से दिनांक 25 अक्टूबर 2023 तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित लीलाओं का मंचन किया जाएगा। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि सभी लोग धर्म लाभ ले सके। इस वर्ष हमने नए पात्रों को जोड़ा है तथा सभी पात्रों की लगभग नई पोशाकों का निर्माण किया है और मंच पर भी हमने इस वर्ष काफ़ी नवीन सीनरियाँ बनवाई गई है। इसी के साथ महान धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटक महाराजा भर्तृहरि का मंचन दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। सदर थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की बहन ने थाने पर शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बहन जंगल में निवृत्ति होने गई थी। इसी दौरान आरोपी शाहरुख खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने पोक्सो की धाराओं में आरोपी को पकड़ लिया है। चमेली बाग कब्रिस्तान पर अतिक्रमण का मामला हाल ही में चर्चित रहा था। वहीं इसे लेकर मेर समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता की। यहां मौजूद मैनेजर सपात खान ने मांग उठाई कि इस प्रकरण के आरोपी मंत्री टीकाराम जूली को अलवर ग्रामीण क्षेत्र से टिकट नहीं दिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो उन्हें पराजित करने के लिए समुदाय एकजुट होकर लगेगा। इसके अलावा मंत्री जूली का साथ देने वाले वरिष्ठ नेताओं को भी राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जूली के एक परिजन ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कब्रिस्तान की खातेदारी करवा दी। इसी वजह से तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और एक थानेदार सस्पेंड भी हुए थे। आंदोलन के बाद सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मध्यस्थता में जिला प्रशासन से समझौता भी हो गया था, लेकिन ना तो कब्रिस्तान की भूमि बहाल हुई और ना ही समझौता लागू किया गया। कि यदि हमारा चमेली बाग कब्रिस्तान और बहादुरपुर का गुनहगार टीकाराम जूली उम्मीदवार बनकर के आएगा तो उसको 2013 से ज़्यादा बड़ी शिकस्त हम इस चुनाव में देंगे। हम दिन रात एक करेंगे और पूरी तरह से हम उसको चुनाव हराएंगे। और इसका खामियाजा उसकी मदद करने वाले जो दो कांग्रेसी बड़े नेता जितेंद्र सिंह जी और जुबैर खान जी, जिन्होंने हमारे इस एक साल में इस पूरे प्रकरण में उसकी मदद की है और इतने बड़े समाज की आवाज़ को नहीं सुना है, उनको भी भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट कांग्रेस को भी भुगतना पड़े। तो हम बजाय इसकी परवाह के हम सिर्फ एक हमारा निशाना सीधा सीधा है कि हम हमारे गुनाहगार को दंडित करेंगे, उसका परिणाम चाहे जो हो। और चार दीवारी करने के लिए वो मामला हाई कोर्ट में लंबित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो चीज़ें भी ली जाएंगी, सारे कोर्ट की मदद ली जाएगी और वहाँ पर भी फिर हम पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम पार्टी नहीं था, हाई कोर्ट में जरूरत पड़ी तो वो भी हम काम करेंगे। मेवात विकास बोर्ड वाले का भी हमने साथ साथ पर्चों में, पंपलेट में, न्यूज़ में सब जगह यही रखा है। ना उसने संरक्षण किया, ना उसने सहयोग किया, बल्कि उन्होंने जूली का ही संरक्षण और सहयोग किया है, वो भी बराबर के कसूरवार है। अलवर जिला मुख्यालय स्थित प्रमुख कॉलेजों में नए प्राचार्यों ने पदभार संभाल लिया है। राजर्षि महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर गोपी चंद खटीक को नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजस्थान के सबसे बड़े ऑटोनॉमस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति मिलने पर कहा कि वे पूरी क्षमता के साथ महाविद्यालय के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही सभी के सहयोग से समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पानी की समस्या दूर करने के अलावा महाविद्यालय में एनसीसी खुलवाने और कैंटीन शुरू करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। तो मैं जितना मेरा प्रयास रहेगा, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा। और जो राजऋषि महाविद्यालय का स्टेटस है उसको हम गिरने नहीं देंगे, उसको उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और यहाँ का स्टाफ भी सारा बहुत अच्छा है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। आज ही मैंने ज्वाइन किया है, सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत सबकी पॉजिटिव सोच है। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैंने आज इस महाविद्यालय में कार्य ग्रहण किया है और मुझे उम्मीद है कि हम नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। प्राथमिकताएँ अभी आज ये मैंने ज्वाइन किया है तो एक भी अभी निकट भविष्य में यहाँ नेक का निरीक्षण होना है। तो अभी मेरी बॉटनी की विभागाध्यक्ष सुनीता मैम से भी मेरी वार्ता हुई है। यहाँ एक तो बॉटनिकल गार्डन नहीं है, उसको हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एनसीसी की विंग नहीं है, उसको भी हम वापस खुलवाने का प्रयास करेंगे। पानी की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम यहाँ के माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, इनसे संपर्क करेंगे, यहाँ पानी की और व्यवस्था हो जाए। ऐसे ही हम प्रयास करेंगे ताकि और ग्रीनरी हो सके महाविद्यालय में। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस है कि अभी निकट भविष्य में नेक का निरीक्षण होना है, उसके लिए हम अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके वो करेंगे। मेरी अभी मैडम से भी बात हुई है कि यहाँ कैंटीन की भी प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि चूँकि कैंटीन महाविद्यालय कैंपस का एक पार्ट होता है जिसमें बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार कुछ खा पी सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं, महाविद्यालय स्टाफ के लिए भी फ़ायदा होगा। तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि कैंटीन को भी रीओपन करवाया जाए। अभी मैं जीडी कॉलेज से यहाँ आया हूँ, तो हमने जीडी कॉलेज में भी बहुत अच्छी कैंटीन डेवलप करवाई है और वहाँ अभी नेक होनी है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख के आया हूँ मैं वहाँ। उन सब चीज़ों को यहाँ भी हम लागू करने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी, मुझे लगभग 32 साल का अनुभव हो गया है, तो
जो मैं कर सकता हूँ वो बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करूँगा और राजऋषि महाविद्यालय का जो नाम है राजस्थान में उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वहीं बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में डॉक्टर अशोक आर्य को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की मूलभूत कमियों को पहचानकर उन्हें शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी संकाय सदस्यों की बैठक कर जल्द से जल्द समय सारणी के अनुसार कक्षाएं प्रारंभ करवाई जाएंगी। इसके अलावा शैक्षणिक वातावरण में सुधार के साथ ही विद्यार्थियों से भी संवाद स्थापित किया जाएगा। इस प्राचार्य पद के जो नियम के अंतर्गत जो भी कार्य हैं उन कार्यों का निर्वहन मैं निर्धारित समय और निर्धारित नियमबद्ध करने की पूरी कोशिश करूँ। ग्रहण करने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस महाविद्यालय में ही करीब 23 साल तक अनवरत रूप से एक सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर आसीन रहा हूँ, तो मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। कॉलेज की जो मूलभूत कमियां हैं उन कमियों को मैं सुधार कर अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निर्धारित नियमबद्ध तरीके से समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा और इस कॉलेज में जो समस्याएं थी उनके कारण ये कॉलेज जो नीचे जा रहा है उसको मैं विख्यात करने कुख्यात के स्थान पर विख्यात करने की पूरी कोशिश करूँगा। परस्पर समन्वय और सौजन्य से करूँगा। सभी अपने छोटे भाई हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो मेरे बड़े हैं, उनको प्यार से मैं बैठकर बात करूँगा। जो भी समस्या है उसका त्वरित समाधान करने की कोशिश करूँगा। सर, अक्सर छात्र आंदोलन होते हैं, छात्र कई बार आवाज़ उठाते हैं, समस्याएं होती हैं उनकी। छात्रों की उचित मांगे उनकी तुरंत पूरी कर दी जाएंगी, अनुचित मांगे उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा। सर, उधर राजकीय कॉमर्स कॉलेज में नए प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यभान यादव होंगे। मौजूदा प्राचार्य स्मिता मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद वे 30 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषय विशेषज्ञों के साथ छात्रों को समन्वय बैठाया जाएगा, साथ ही शैक्षिक स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए काम किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने जानकारी दी कि इस महाविद्यालय को आरआर कॉलेज परिसर में बुद्ध विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, मुझे राज्य सरकार ने अगले 30 नवंबर के बाद से प्राचार्य पद पर नियुक्त किया है। मैं अभी से इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ कि उस महाविद्यालय में जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करूँ और छात्रों और शिक्षकों के बीच एक आपसी समन्वय बना करके और शिक्षा का स्तर कैसे ऊँचा उठे, क्लासेस कैसे रेगुलर लगे, मैं इसके बारे में पूरा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी मैं राजकीय कला महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, तो जैसे मुझे वहाँ जाने का अवसर मिलेगा मैं उसके लिए अभी से बहुत उत्साहित हूँ कि भाई मुझे वो काम करने का अवसर मिला और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राज्य सरकार ने मुझे ये अवसर। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी 3-4 महीने पहले ही वो कॉलेज आरआर कॉलेज के कैंपस से और बुद्ध विहार में शिफ्ट किया गया है और वहाँ का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का तैयार किया गया है। तो इस बारे में मैं भी उत्साहित हूँ कि जब इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम उसी अनुसार फिर क्लासेस लगाने के बारे में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में आपसी संवाद स्थापित कर एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाएं और बच्चों के हक में इस तरह के निर्णय लिए जाएं, इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं। मैं इस बारे में भी सोच रहा हूँ। तो वहाँ का नो डाउट कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। आईएमए अलवर द्वारा 8 अक्टूबर को खेलों का महाकुंभ आयोजित होगा। इस स्पोर्ट्स मेनिया लीग का उद्घाटन चिनार पब्लिक स्कूल में क्रिकेट मैच से किया जाएगा। अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल के अनुसार इससे सद्भावना एवं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। उधर इसे लेकर जय किशन क्लब में बैठक आयोजित की गई। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386
63। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्दीना सरपंच सुनील कुमार चौधरी को राजस्थान जाट महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन के अध्यक्ष राजा राम मील ने उन्हें सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, सामाजिक समरसता और समाज के हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर मुख्यालय पर उन्हें यह नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान समाज के अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में बालिका मिडिल स्कूल बुर्जा को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया था। इसके आदेश अब जारी हुए हैं। इसे लेकर विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना की गई। वहीं समाज सेवी हितेश कुमार ने मिठाई का वितरण किया। इस अवसर पर महेंद्र कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दादर सरपंच सुमन बने सिंह गुर्जर ने बताया कि यह विद्यालय 12वीं तक होने से स्थानीय स्तर पर बालिकाओं को पढ़ने का सपना साकार होगा। उधर विद्यालय की शिक्षिका ने यहां अतिरिक्त कक्ष की जरूरत बताई। इनका भविष्य बस एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि अभी चुनौती बनी हुई है, लेकिन जब कदम बढ़ाए हैं तो मंजिल मिल जाएगी के आधार पर यह भी काम अति शीघ्र पूरा हो जाएगा और चुनौती हल हो जाएगी। स्कूल पहले 8वीं तक थी, अब यह 12वीं तक हो गई, इसलिए हमें अलवर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पर 8वीं तक स्कूल थी, वो 12वीं तक हो गई है। लड़का और लड़की पहले एक साथ पढ़ते थे, अब अलग अलग हो गई है। लड़कियों को अलवर जाने में परेशानी होती थी, आने जाने में। अब लड़कियों को सुविधा मिली है, बहुत खुशी की बात है, ऐसा होना चाहिए। और वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। शाला प्रभारी के रूप में व्याख्याता रामकेश मीणा और गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने भी मतदान को लेकर नारे लगवाए। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फंसे बिना स्वच्छ छवि वाले नेता को ही मत देना चाहिए। इस अवसर पर स्टाफ सचिव ज्योति सैनी, एसडीएमसी सचिव प्रीति मीणा आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर कस्बे में सिंधी समाज की महिलाओं ने भादो मास की अष्टमी के अवसर पर माता लक्ष्मी का पूजन किया। यह पूजन सिंधी मोहल्ले स्थित धर्मशाला मंदिर में संपन्न हुआ। सिंधी समाज की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। इस दौरान प्रसाद के रूप में मीठी रोटियां बनाकर भोग लगाया गया। हमारे ये त्योहार बनता है, ये डोरा बनता है। ये डोरा नहीं बांधा, कलम लगा था। एक राजा की स्त्री को घर से निकल गई, लेकिन बहुत उसने दुख पाया। जब यही आठे आई, जब वो डोरा बांधा, जब भी उसकी घर ले आया, नहीं तो भाई कलंक बहुत उसका वो है, वो वजह से मानते हैं। उमरैन क्षेत्र में इन दिनों किसान रबी की फसल की बुआई के लिए खेतों में जुटे हुए हैं। खेतों को तैयार कर सरसों की फसल की बुआई की जाएगी। इसके लिए काश्तकार बाजरे की कड़वी को निकालकर
पशुओं के लिए चारा तैयार कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद सरसों की बुआई होगी। किसानों के अनुसार बरसात नहीं होने की वजह से खेतों में नमी की कमी है। दूसरी ओर कुछ किसानों ने अगेती सरसों के बीज की बुआई भी कर दी थी, लेकिन वह खराब हो गया है। मानसून तो अब की बार ना के बराबर ही रहा है और खेतों में नमी भी बहुत है, नमी बहुत कम है। सरसों जिन्होंने बोई थी वो सरसों भी मतलब नहीं होगी है, कामयाब नहीं। दोबारा पड़ेव करके दोबारा सरसों बोई जाएगी। अब पड़ेव चालू हैं और बारिश विशेष ही कम हुई है अब की बार। तो किसानों की हालत तो बहुत ही पतली है। कुल मिला के ये है, मौसम अच्छा रहता है, मानसून अच्छा हो जाता है तो अच्छी। अभी पछेत है क्या सिरसू में? सिरसू को अभी तो 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक तो नहीं है, परंतु फिर बाद में पछेत ही है। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर सदर रेंजर जितेंद्र सिंह चौधरी का अभिनंदन किया गया। चौधरी को प्रथम लेवल में पदोन्नत किया गया है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी। इसकी अनुशंसा के आधार पर उन्हें क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय से प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। ऐसे में वन विभाग कर्मचारियों ने सरिस्का मुख्यालय पर चौधरी का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन और लॉयंस क्लब की ओर से सेवा सप्ताह के तहत राजगढ़ के टहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि इसका विधिवत शुभारंभ पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा और थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने किया। साथ ही करीब 1500 पर्चे बांटने के साथ ही वाहनों में 250 से अधिक रिफ्लेक्टर लगाए गए। इसके अलावा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने वाले चालकों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। इफ्को द्वारा खैरतल जीएसएस में किसान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक शेष कुमार शर्मा, व्यवस्थापक राजेश शर्मा, सहायक व्यवस्थापक तरुण वासु शामिल रहे। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों की भागीदारी रही। इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर गोपेश किशोर शर्मा ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा कृषि स्नातक अभिषेक चौधरी द्वारा जैव उर्वरकों आदि के बारे में बताया गया। वहीं सुरेंद्र चौधरी ने सभी किसानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसे 100 करोड़ का लाभ हो, 5 रुपए का हो या 500 करोड़ का हो, अगर जो भी है हमारे जैसे आदमी केवल नौकरी कर रहा है, सेवाएं दे रहा है और उसकी तनख्वाहें पा रहा है, बाकी जो भी लाभ होता है वो डिविडेंड के रूप में सोसाइटियों में वितरित होता है। ना किसी एक आदमी की जेब में जाता है, ना सरकार की जेब में जाता है, वो जो सारा पैसा है। इसीलिए यानी हमारा, मैं बता रहा हूँ ना, इसको पे जो किसानों का जो अंधविश्वास है वो इसीलिए कि आज तक हमारा कोई सा भी प्रोडक्ट क्योंकि किसी एक आदमी की जेब में जाना नहीं है, सरकार की जेब में जाना नहीं है। सारा जो बोर्ड बनता है वो लगभग किसानी है। जो यहाँ पे जो चेयरमैन बना, पहले हमारे अपने सुरेंद्र जाखड़ जी थे, बलराम जाखड़ जी के लड़के थे, वो हमारे चेयरमैन थे। उसके बाद में हमारे सरदार वलीदर सिंह नकई साहब थे, वो चेयरमैन थे। अभी दिलीप संघाड़ी जी है गुजरात के, वो चेयरमैन है। तो हमारा जो भी है सुपर नहीं आता है। उसका कारण ये है कि मैं ये कहता हूँ सिंगल सुपर फास्फेट सबसे बढ़िया खाद है, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं बढ़ पाता है। कल ही भारत सरकार ने, मैंने ग्रुप में डाला था, 3 कंपनियों की सब्सिडी दिल्ली से बंद कर दी। तिजारा में एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के मामले में भिवाड़ी एसपी करण शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपान की थाना अधिकारी दारा सिंह का तबादला कर दिया है। उन्हें अब ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बना दिया गया है। दारा सिंह एडवोकेट सैनी के मामले में जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी के सदस्य थे, साथ ही वे डीएसटी प्रभारी भी हैं। गौरतलब है कि एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी को डीएसटी टीम ही हरियाणा के नूह से गिरफ्तार कर भिवाड़ी आई थी। आरोप है कि सैनी के साथ चौपान की थाने में रखकर मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर तिजारे में सर्व समाज का 3 दिन तक धरना प्रदर्शन चला। इसके अलावा अनेक न्यायालयों में कलमबंद हड़ताल जारी है। उधर शनिवार को भिवाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष दायमा और वकील एसपी करण शर्मा से मिले। साथ ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए नए सिरे से एसआईटी का गठन करने की मांग उठाई। हमने एसपी साहब से मांग की है, हमारे एक डेलीगेशन आया था तिजारा बार से और भिवाड़ी बार से। एसपी साहब से हमने मांग की है कि पुरुषोत्तम वकील साहब के मामले में निष्पक्ष जांच हो। पहले जांच अधिकारी थे सुजीत शंकर जी, एसआईटी के जो हेड थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। अब एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो है नई एसआईटी का एसपी साहब गठन करेंगे और उसका जांच अधिकारी जो है वो किसको बनाते हैं वो एसपी साहब अभी अधिकारी 1-2 दिन में लगा देंगे। दारा सिंह जी को जो है चौपान जी से एसएचओ हटा करके और यातायात प्रभारी लगाया गया है। हमारी डिमांड ये है कि उनको जो है डीएसटी
उससे भी उनका चार्ज वापस लिया जाए। तो दारा सिंह जी जहाँ भी रहे हैं, चाहे वो सेफ पर रहे हों, वहाँ उनकी नेगेटिविटी जनता में हर जगह उनसे जनता नाखुश है। अलवर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, हरित न्याय अभियान के अलावा अनेक एक्ट के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मुस्तफा खान ने नवचेतना स्किल्स के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी, साथ ही नशे से बचने को लेकर सचेत किया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। नहीं जानते शहर में कौन सी सरकार काम कर रही है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सरकार 4 तरीके से काम करती है। केंद्र स्तर पर जिसके मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य स्तर पर जिसके मुखिया हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं, और शहरी स्तर पर जो आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय, ये होते हैं, ये शहरी सरकार होती है जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए काम करती है। सड़क का निर्माण करना हुआ, कचरे का उठाना हुआ, और कोई अन्य ऐसा काम है, लाइट की व्यवस्था है, ये सारे शहरी सरकार करती है। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में सरकार होती है जिसमें प्रधान सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र पर काम करती है। इसी प्रकार से कोर्ट काम करता है। 4 स्तर पर कोर्ट काम करता है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, नंबर 2 उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम जिला न्यायालय कहते हैं, और चौथा होता है राजश्री भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक के पद पर ऋतु जैन को नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, साथ ही संबंधित पहलुओं पर स्टाफ सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा में सनातन की बताई महिमा, पर्चों से बताई मन की बात और प्रेत बाधा भगाने को लगाया दरबार। वहीं लोहिया का तिवारा क्षेत्र में जमावड़े से लगा जाम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन से कांग्रेस भी हुई सनातनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फूलबाग आवास पर किया भव्य स्वागत। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं चढ़ी परवान, जागरूक वर्ग ने दी प्रतिक्रियाएं। और बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बड़ौद निवासी सैनिक भी हुआ लापता। सिक्किम में हुई थी घटना। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।